नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। देश में सहकारिता क्षेत्र में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। पीएम मोदी ने किया 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का उद्घाटन। कहा, सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक भावना है सहकारिता। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी 34,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में बोले, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी विकसित छत्तीसगढ़ की नींव। प्रधानमंत्री रविवार को गुजरात में 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल सेतु ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का करेंगे लोकार्पण। राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी एम्स राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बीजेपी का तंज। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले दो भ्रष्टाचारियों का हुआ है मिलन। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी होगी विजयी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का लगातार दूसरे दिन दौरा। भाजपा ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को संरक्षण देने का लगाया आरोप। गिरफ्त में आया हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड। वनभूलपुरा में 8 फरवरी की हिंसा के बाद से फरार था अब्दुल मलिक। अब तक कुल 81 उपद्रवी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने के भीतर होगी दोबारा परीक्षा। परीक्षा की अगली तारीख की सूचना जल्द। आरओ प्रारंभिक परीक्षा की भी होगी जांच। मुख्यमंत्री ने कहा, अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम ने 11 राज्यों में अनाज वितरण के लिए 11 पैक्स भंडारण सुविधाओं की शुरुआत की और 500 पैक्स भंडारण केंद्रों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सबसे बड़े अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की गई है। इससे कई वेयरहाउस और गोदाम देश भर के कोने कोने में निर्माण किए जाएंगे। इसके अलावा आज 18,000 पैक्स का भी कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा हुआ है। इससे देश के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा और कृषि क्षेत्र से आधुनिक तकनीक जुड़ेगी। सहकार से समृद्धि की सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कई बड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में पीएम ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। किसानों के लिए कृषि उपज भंडारण सुविधा के महत्व का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने नई पहल को बेहद लाभकारी बताया। अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो
सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पीएम ने विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण को जरूरी बताया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। पीएम ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सराहा। पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान बताया। पीएम ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सहकार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का प्रमाणिक तरीका है। शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है, ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी 28,000 मैट्रिक टन से 80,000 टन की वृद्धि हुई है। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उपहार दिया, उनसे कृषि उपज भंडारण में तो सुविधा होगी ही, साथ ही किसानों की फसल का बेहतर दाम भी मिल सकेगा। वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण तकनीक की मदद से कृषि विकास को आगे ले जाने की दिशा में एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इन परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने इसके बाद 1600 मेगावाट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली व्यवस्था सुधारने में ये बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनसे कोयले की तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल मशीनीकृत निकासी में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार के कामों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने चुनाव में दी गई गारंटी तेजी से लागू कर दी है। पीएम ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले जो पैसा लूट लिया जाता था, आज वो गरीब कल्याण के काम आ रहा है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है,
वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के मन में केवल सरकार बनाना रहा, देश को आगे बढ़ाना कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। और न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दिया आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा, मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। दिल्ली में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि हम साथ साथ हैं।
5 राज्यों में गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन पंजाब पर दोनों में बात नहीं बनी। इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार के जाने के बाद गठबंधन के बिखरने की खबर के बीच में ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना। मोदी के चेहरे पर बीजेपी का आक्रामक होकर चुनाव लड़ने की राह पर क्या असर होगा और क्या जिन राज्यों में चिर प्रतिद्वंदी पार्टियों का ये गठबंधन कितना ऑर्गेनिक होगा, होगी चर्चा इन सभी सवालों पर। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। कभी साथ रहने का वादा और फिर मुकर जाना, उसके बाद हाथ मिलाना, ये इंडी गठबंधन भ्रम बंधन सा लग रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर ही दी है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ेगी। हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को बीजेपी ने बेमेल बताया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है और दोनों पार्टियों ने हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक दूसरे से गठबंधन किया है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं, हेड ऑन सामने से लेंगे हम। आइए, किसी और को 2-3 को जोड़ना तो जोड़िए साथ में। हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीति पर भरोसा है, उनके विकास पर भरोसा है। इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि चुनाव हार रही हैं, तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, इसलिए ये गठबंधन किया है कि भैया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए। एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए ये गठबंधन की घोषणा। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं गठबंधन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी, एमपी की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने 1 खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। आपने कई बार इस बात पर जोर दिया कि वह INDI के साथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। आपने 8 फरवरी को असम में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के प्रत्याशी एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और जैसा कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शनिवार को बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साल 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आज का हमारा विशेष इसी पर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ क्या बनेगी बात। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात कुमार जी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी। पीयूष जोशी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आपकी विचारधारा से आप सहमत हैं पीयूष जी, आपका भी स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुजा जी, बड़ी चुनौती ये कह रहे हैं आप ही के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि इंडी गठबंधन बिखर गया है, और खासकर नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से बाहर होने के बाद तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी का कहना था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही थी, अब उनकी रणनीति फेल हो जाएगी।
जय श्री राम ऋतु जी, और शुभ संध्या मेरे पैनलिस्ट और मेरे व्यूवर्स सबके लिए। मुझे नहीं मालूम कि कौन से कहते हैं कि एक विचारों में रहते हैं ये इंडी अलायंस। इनके लिए तो एक गाना याद आता है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ये एक दूसरे के चेहरे से ही अपनी नजर नहीं हटा पाते क्योंकि फोटो ऑप के लिए जरूरत पड़ती है। मोदी जी कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, और उनका वचन क्या है? उनका वचन है कि मेरे लिए भारत, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत आगे आना चाहिए। विश्व में शाइनिंग स्टार की तरह से नाम दिया जाता है आज भारत को। टूटी हुई इंडी अलायंस, जो खुद पार्टी बिखरी हो, टूटी हो, आज भाजपा को जो एक गुड गवर्नेंस के साथ खड़ी हुई है, जो एक संयुक्त पार्टी है, क्रेडिट बेस्ड पार्टी है, जिसका कैडर बहुत स्ट्रांग हो, जो एक साथ भाजपा के कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक कैडर बेस तक पूरा एक साथ पार्टी लड़ती है। मुझे लगता है कि इन्हें अपनी नीति खुद को सोचने की जरूरत है, क्योंकि नेता, नीति और नेतृत्व तो भाजपा के पास है। जहां पर ये लोग अपने इंडिया अलायंस में मस्त है, वहां मोदी जी भारत को सशक्त कर रहे हैं, भारत को नीतियों के जरिए आगे डेवलपमेंट की तरफ, आत्मनिर्भर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अनुजा जी, आपने नेता, नीति और नेतृत्व की बात की है। प्रभात जी, नेता, नीति, नेतृत्व, ये तीनों ही कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही आम आदमी पार्टी की। फिर आज ये जो साथ है और दिल्ली में जो समझौता हुआ है, वो दिल्ली है जिस दिल्ली पर एक लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही है। रितु जी, समझौते में बहुत कम बार्गेन हुआ, हालांकि पंजाब पे बार्गेन तो किसी तरह का नहीं हो पाया। रितु जी, आपको और मेरे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। अनुजा जी की बातें सुनकर के बहुत हंसी आ रही थी, और हंसी आने के पीछे कारण है रितु जी, मैं उनकी बौखलाहट देख पा रहा हूं। अनुजा जी, राजनीति है, समझने की आवश्यकता है। अब आपने जितनी बातें गिनवाई, अगर मैं गिनवाने पे आऊं, और नीति, नीयत और नेतृत्व की बात करने वाली हमारी बहन नीतीश कुमार जी के साथ कैसा नीति नेतृत्व कर रही थी आप, किस नीयत से गई है? अजीत पवार जी के बारे में प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे? सशक्त भारत का मतलब अजीत पवार जी को तो डिप्टी सीएम बनाना नहीं था मेरे ख्याल से। अगर ऐसा होता हो कि चक्की पिसिंग से डिप्टी सीएम तक का पद दिया जाता हो, और मैं नहीं कह रहा था, आप लोग पानी पी पी करके कहते थे नारायण राणे भ्रष्टाचारी, छगन भुजबल भ्रष्टाचारी, अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कोड एंड कोड कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को। हिमंता विश्व शर्मा हमारे ही थे, क्या आरोप लगाया आपने? लेकिन आज कहां है? तो अगर ऐसे लोगों को सशक्त करना, देश को सशक्त करना होता है अनुजा जी, तो बधाई हो आपको। प्रभात जी, जमीन पे इस गठबंधन को, जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे जिनके खिलाफ लड़ते रहे, आज उन्हीं के साथ खड़े हो जाना है? नीतीश जी के बारे में माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट रितु जी मैं कोट करूं। प्रभात जी, ये जवाब तो आप अनुजा जी को देंगे, मेरा सवाल आपसे है। रितु जी, मैं यही दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद क्या कहेंगे? जो अभी शराब की नीति पर जेल भिजवाने की बात कर रही थी कांग्रेस, अब क्या कहेगी? रितु जी, मैं शराब नीति अब सही हो जाएगी कांग्रेस के लिए? प्रभात जी, ये चुनाव रितु जी देश का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान को बचाने का है। लोकतंत्र में लोक की मांग को पीछे छोड़ेंगे, लोकतंत्र में लोक की मांग को पीछे छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से पीयूष जी भी मेरे साथ है। पीयूष जी, सवाल तो ये होंगे कि सोनिया गांधी को जेल भिजवाएंगे, कांग्रेस महाभ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्थापित हुई, वैकल्पिक एक तरह से राजनीति की दुहाई देती रही। आज उसी कांग्रेस के साथ पीयूष जी क्या कहेंगे आप जनता को, क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं को? देखिए रितु जी, कितना ऑर्गेनिक गठबंधन आप इसे मानते हैं?
देखिए, ये राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा है। आप और हम सब जानते हैं कि भाई जो बात होती है लोकतंत्र बचाने की, देश बचाने की, तो छोटे कॉम्प्रोमाइजेस सबको करना पड़ते हैं। और यदि इस बात पर डिस्कशन करना है तो जैसे कि प्रभात जी ने पूरा डिस्कशन स्टार्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है और क्या नहीं किया और कौन कौन अब उनके दल में बैठे और कौन कौन उनके गठबंधन में है, तो सदियां बीत जाएगी और हम ये डिस्कशन करते रहेंगे। तो हम इसको मूल मुद्दे पे लाते हैं। जो बृहद बात है इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और सशक्त चुनौती देने की, तो वो काम किया जा रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली वोट डिवाइड करने की राजनीति करती है, अलग अलग छोटे छोटे दलों को खड़ा करती है, छोटे छोटे जाति के लोगों को खड़ा करती है और वोट मैनेजमेंट करके नेट वोट परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपकी बार एक मजबूत चुनाव लड़ना है, व्यवस्थित चुनाव लड़ना है, तो वोट डिवीजन को रोकना पड़ेगा। 56% था पीयूष जी भारतीय जनता पार्टी का, और आपको और कांग्रेस की अगर संयुक्त ताकत की बात करें तो 40% थी। रितु जी, आप मेरी ही बात रिपीट कर रहे हैं। मैं वो बात बोल चुका हूं जो आप रिपीट कर रहे हैं। मैं एक बार आंकड़े भी बता रही हूँ ना, क्योंकि 16% का डिफरेंस बहुत डिफरेंस होता है सर। आपकी बात मान ली। एक तो आपका गठबंधन और 16% का डिफरेंस, जनता तो समझ जाए, इसके लिए बोल रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल 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 आपकी बात मैं समझ गया हूँ और आपकी बात मैं मान रहा हूँ। इसलिए तो ये गठबंधन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ का चुनाव किया गया, यदि वैसे इस देश में भविष्य में चुनाव करवाने हैं तो भाई बात अलग है। अन्यथा लोगों को साथ में तो आना पड़ेगा कि भाई कोई भी कल से प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना पेन चला के वोट कैंसिल कर देगा। और जिस इंडिया गठबंधन का हमारी भाजपा की प्रवक्ता अनुजा जी मजाक बना रही है, अभी तो आज का टैली देखेंगे तो इंडिया गठबंधन 1 है और भारतीय जनता पार्टी 0 है, यदि चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन को यदि हम गिनती में लें। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, इन्होंने बोली प्राण जाए पर वचन न जाए, तो प्राण जाए पर वचन न जाए, 2 करोड़ रोजगार आए कहां गए? प्राण जाए पर वचन न जाए, नोटबंदी में पूरा काला धन आने वाला था, नहीं तो चौराहे चौराहे पे जिंदा जला देने की बात की गई थी। प्राण जाए पर वचन न जाए, वो काला धन कहां गया? प्राण जाए पर वचन न जाए, 400 रुपए सिलेंडर की बात हुई थी। प्राण जाए पर वचन न जाए, हर्षवर्धन जी बात हुई 40 रुपए 50 रुपए डीजल की, पेट्रोल की बात हुई। अनुजा जी से रिएक्शन ले लेते हैं पीयूष जी। आपने भी काफी कुछ गिना दिया है जी। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ यह कहना है, ये जो चुनाव में मुद्दों पे लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी जो अब जुमलों को गारंटी का नया कपड़ा पहना के, नया जामा पहना के लाए हैं, वो रहेंगे जुमले ही। वो जुमलों की बात, वो जो कपड़ा है प्रभात जी और पीयूष जी मुद्दों पे भी आएंगे, तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे? तो कौन किसका साथ दे रहा होगा? अनुजा जी से मैं जवाब ले लूं, फिर आपके पास आ रही हूं पीयूष जी। जी अनुजा जी। ऋतु जी, मुझे लगता है मेरा भाई जानता नहीं है कि इस बात के लिए कि जिस काले धन की बात कर रहे हैं वो काले धन पर लकीर लग गई है, और वही काला धन आज जब इनसे निकलना शुरू हो गया तो इन्हें तकलीफ होनी शुरू हो गई। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई इनके पीछे भाग रही है, तो ये हमारे पीछे भाग रहे हैं कि भाजपा करवा रही है। तो बहुत हमें उस वक्त भी बहुत हंसी आती है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को कहा जाता है कि भाजपा करवा रही है। अनुजा जी, जहां एक तरफ हम देख रहे थे कि इंडी गठबंधन बिखर रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, दिल्ली में ये गठबंधन, क्या भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को किसी तरह की अपनी रणनीति में बदलाव, कोई चुनौती दिखाई दे रही है? क्योंकि इंडी गठबंधन का कहना है कि वो बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को अब दे रही है। देखिए, मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि आप इसको समझिए कि अजय माकन ने अभी 16 तारीख अप्रैल में 2023 के अंदर इन्होंने क्या कहा था, एक बहुत बड़ा ट्वीट है। तो मैं भाई को, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मेरे भाई को अच्छी तरह से पता होगा कि उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट आदमी है और उसके खिलाफ कोई भी एडवोकेट भी खड़ा ना हो, और ये जो घी गेट एलिगेशंस लगाए हैं वो देखा जाए। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में भगवत मान भी है पंजाब के अंदर। अनुजा जी मैं हर्षवर्धन जी से एक कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। प्रभात जी आपके पास आती हूँ मैं, हर्षवर्धन जी को शामिल कर लें हम चर्चा में। हर्षवर्धन जी, गठबंधन हमने पहले भी देखे हैं, कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन देखा, नतीजा 0। हमने यही गठबंधन समाजवादी पार्टी बसपा में भी देखा, नतीजा हम सब जानते हैं, और ये गठबंधन पहले भी हो चुका है। किस तरह से आप देखते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को? क्या ये जमीन पर भी मन बंधन होगा, या जो एक तरह से कार्यकर्ताओं में जो मतभेद, जो कार्यकर्ता लगातार आपस में एक चुनावी एक तरह से नीतियों को लेकर जो लड़ते रहे हैं, उसमें किस तरह से ये गठबंधन फिट बैठेगा? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गठजोड़ करे, ये बड़ा स्वाभाविक सा है। भारतीय लोकतंत्र चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है और हर पार्टी जब कमजोर होती है तो गठजोड़ करती है। जो
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है वो भी उसी का है। तो एक तो पहली बात ये जो साफ साफ दिख भी रहा था 7-0 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है 2014 और 19 में, और फिर से 2024 में ये होता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये दोनों पार्टियां साथ आई। तब आप लोग आंकड़ों की बात कर रहे थे, उन आंकड़ों में जो सबसे जरूरी है समझना कि 53% से 60% तक, यानी सातों लोकसभा की बात करें तो करीब करीब 53 से 60 और 56 का औसत आता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतती। अब अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आएंगे तो उसका लाभ क्या होगा? पहला लाभ ये कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कंबाइंड अपोजिशन होगा। भाजपा बड़ी ताकत में है, बड़ी पार्टी है, यहां दिल्ली है, नरेंद्र मोदी रोज दिख रहे हैं, भारत मंडपम दिखता है, G20 का सम्मेलन हुआ है, नई संसद दिख रही है, कर्तव्य पथ दिख रहा है, वॉर मेमोरियल दिख रहा है, और एक तरह से कहें कि देश की राजधानी होने के नाते बहुत सी चीजें, मैसेजिंग जो होती है वो बड़ी भाजपा के पक्ष में है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास इसके अलावा कोई विकल्प था? अगर वो अलग अलग लड़ते तब तो एकदम ही क्लीन स्वीप बहुत आसानी से चली जाती। तो इसलिए ये गठजोड़ तो जरूरी था, ठीक किया। अब इसके आगे की बात कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के एक दूसरे के साथ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा पेच है। जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो अरविंद जी की पार्टी ने बाकायदा यहां नारा लगवाया था, ऊपर वाली दिल्ली में मोदी, नीचे वाली दिल्ली में केजरीवाल, यानी उनको भी डर है कि जब सीधे मोदी से लड़ाई होगी तो एक उनका भी वोट बैंक है जो उधर जा सकता है। मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा कॉम्बो जो 40% का वोट है, क्या वो बचा पाएंगे क्या? ये बड़ी चुनौती होगी और ये आगे की राजनीति भी तय करेंगे। हर्षवर्धन जी, चुनाव अभी दूर है, जब पश्चिम बंगाल में ही एक तरह से युद्ध एक बड़ा है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, ये गठबंधन या इंडी गठबंधन जो इंटैक्ट अभी दिखाई दे रहा है, कितना आपको लगता है कि मजबूत भी बना रहेगा आने वाले सफर में? हालांकि सीट शेयरिंग पे काफी हद तक सहमति बनती दिखाई दे रही है सभी गठबंधन साथियों में। नहीं, देखिए, गठबंधन मजबूत होता अगर नीतीश कुमार इसी तरह से बने होते, अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता छोड़कर पार्टी नहीं जा रहे होते, अगर ममता बनर्जी इस गठबंधन में शुरू से जिस तरह से थी उसी तरह से बनी रहती और ये सारे नेता एक साथ कैंपेन करते। आप सिर्फ राहुल गांधी को हीरो बनाना चाहते हैं, दूसरी जो अपनी गठजोड़ की पार्टियां हैं उनके क्षेत्र में कांग्रेस को आप इनरोड्स करना चाहते हैं, तो अंदर खाने बहुत मारकाट मची हुई है। वो भले ही गठजोड़ भी कर रहे हैं, इसीलिए आप देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठजोड़ हुआ तो उसके पहले दोनों ने एक दूसरे से खूब तू-तू-मैं-मैं की। अमेठी रायबरेली में नहीं गए अखिलेश यादव, आगरा में जाएंगे, उन्होंने कहा पहले सीटें तय करो। तो कुल मिलाकर बहुत अंदर खाने, बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़ा है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बड़ी ताकत के तौर पर दिखती है और उनके सामने लगता है कहीं एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि न्यूनतम पर ना चले जाए, तो अपने आप को बचाने की एक कोशिश है। और लोकतंत्र में जब पार्टियां बहुत कमजोर हो जाती हैं तो इस तरह के गठजोड़ का सहारा लेती हैं, वो सहारे से कितना बचेंगी ये सवाल है। जी प्रभात जी, आ रही हूं आपके पास। राजनीतिक हाशिए पर ना पहुंच जाएं, इसकी सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए फौरी तौर पर यही गठबंधन सही है। क्या प्रभात जी आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा बड़ी हैं इस समय, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर रही हैं आपको? सबसे बड़ी बात, मेरे बड़े भाई हैं हर्षवर्धन जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े आदर के साथ इनको मैं सुनता हूं। ये बोल रहे थे और बिल्कुल सही बताया इन्होंने, जो कमजोर होता है ना वो गठबंधन करता है। शायद भूल जाते हैं मेरे बड़े भाई कि एनडीए का कुनबा आज भी हमसे ज्यादा है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि चश्मा लगा रखा है उन्होंने, तो वो नहीं बता पाएंगे ये चीज। अब प्रभात जी इस तरह का कमेंट मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी, कोई चश्मा लगाया या नहीं लगाया। आप अपनी बात करें सर, अपनी बात करें, ये पर्सनल कमेंट मत करें प्लीज। तमिलनाडु के अंदर मैं ऐसा क्यों बोला, मैं बोल रहा हूं तमिलनाडु के अंदर एनडीए गठबंधन टूट जाता है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये कह रहे थे बड़े खींचा हो रही थी गठबंधन में, फिर जाके समाजवादी और कांग्रेस मिले, तो अकाली दल के साथ क्या हो रहा था हर्षवर्धन जी, जरा बता दीजिएगा। लेकिन चलिए, मेरी बहन अनुजा जी कह रही थी कांग्रेस के, मेरे भाई को पता होगा, मुझे सब पता है नीतीश कुमार जी के साथ। प्रभात जी आप दिल्ली में प्रचार करेंगे, हमें सिर्फ इतना बताएं, शराब नीति जिसमें आम आदमी पार्टी के ज्यादातर मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब जेल में हैं, क्या कहेंगे जनता से? मैं बता रहा हूं जी, 2003 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? हमारे सामने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता थे, इंडिया शाइनिंग, फील गुड इंडिया, जो अभी 370-400 पार दे रहे हैं ना, वैसा ही नारा चल रहा था। प्रभात जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, बात आप सुनना नहीं चाहती, तुझे सुन तो लीजिए, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। समय कम है प्रभात जी, जल्दी।
अति उत्साहित भारतीय जनता पार्टी को बिना इस प्रकार के गठबंधन के भी हमने हराने का काम किया। अभी तो इनका उत्साह जो है ना, वो अति उत्साह चरम पे जा रहा है। ठीक है, सत्ता में है अनुजा जी, आपका उत्साह जायज है, लेकिन बौखलाहट भी चेहरे पे दिख रही है। जैसे जैसे इंडिया मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी। आप मेरे से चलिए ठीक है, ये आने वाले चुनाव बताएंगे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कमजोर है या इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है। लेकिन आज के गठबंधन के बाद दिल्ली की जनता जरूर ये जानना चाहेगी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर किस तरह का कांग्रेस का भी स्टैंड है। मुद्दे कई ऐसे हैं जिसे जनता आप दोनों से ही सवाल पूछेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये दिल्ली में होने जा रही है, ये भी वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। संदेशखाली मामले पर स्थानीय लोगों में हर दिन बढ़ रहा है रोष। विपक्ष समेत स्थानीय लोग भी ममता बनर्जी पर संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को संरक्षण देने का लगा रहे हैं आरोप। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने शनिवार को दोबारा संदेशखाली का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने शनिवार को दोबारा संदेशखाली का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। एनएचआरसी की टीम ने शुक्रवार को भी संदेशखाली का दौरा किया था। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को संरक्षण देने के आरोप लगाए। शाहजहां, जो कि ममता बनर्जी जी के शासन काल का शाहजहां है, वो बादशाह शाहजहां तो वही कहीं कहाँ घूम रहा है किसी को पता नहीं है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल ना होकर पता नहीं कौन सी उसकी बपौती है कि वो अपने तरीके से वहां पर शासन को लताड़ सकता है और चल सकता है। दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, ये तो क्लियर है। वो छुपाना चाहते हैं कुछ के जो सामने आने से उनको दिक्कत होगा, इसीलिए किसी को जाना अलाउ नहीं। ओनली टीएमसी जो के लीडर्स है वो जा सकते हैं और पुलिस जा सकती है, और पुलिस को देखते ही जनता भड़क जा रही है क्योंकि पुलिस के उपस्थिति में अत्याचार हुआ है। भ्रष्टाचार, अराजकता और महिलाओं के शोषण के आरोपों में घिरी ममता सरकार के सुर बदल गए हैं और अब वो लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। जिस आदमी को जमीन वो सब ले लिया, सबको हम लोग बोला है आप एप्लीकेशन कीजिए बीडीओ ऑफिस में, डीएम ऑफिस में,
सब फेरत हो जाएगा। संदेश खाली में लोगों का शोषण के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र सरकार का दबाव, NHRC और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दौरे ने ममता सरकार को अब ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि वहां लोगों पर जुल्म हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बनफूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि बनफूलपुरा हिंसा में नामजद अभियुक्त अब्दुल मलिक को नैनीताल पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपित फुरकान और सालिम भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में कुल 81 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस टीम की सफलता पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा कुमायूं परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने 5,000 रुपए, जबकि नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 2,500 रुपए के इनाम की घोषणा पुलिस टीम के लिए की गई है। अब्दुल मलिक जो है, जिस पे 82-83 कार्रवाई और हुई है और पुलिस काफ़ी ज़ोरों से उसको तलाश रही थी। आज पुलिस ने जो है नैनीताल पुलिस ने उसको जो है अब्दुल मलिक को दिल्ली से अभी गिरफ्तार किया है। अब ये नैनीताल पुलिस जो है टीम अभी उस पर लगी हुई है और नैनीताल पुलिस जो है इसको जल्द ही जो है अपना कोर्ट में पेश करेगी। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। यूपी सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। पेपर लीक होने के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर ही फिर परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पेपर लीक के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। प्रदेश सरकार अगले 6 महीने के अंदर भर्ती परीक्षा फिर से करवाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ जांच और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा के बाद शनिवार को ये अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। भर्ती बोर्ड को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो 17 और 18 फरवरी 2024 को आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी, इसे सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा निरस्त किया गया है। बोर्ड अब इसमें आगे के परीक्षा की अग्रिम कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है और 6 माह के अंदर पूरी शुचिता के साथ फिर से परीक्षा कराने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने का अभ्यर्थियों ने भी स्वागत किया है। परीक्षार्थियों ने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है देर से लिया पर अच्छा लिया है, क्योंकि परीक्षा अगर दोबारा नहीं होती तो हम सभी युवाओं के साथ जितने भी भाई हैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होती और पता नहीं आगे क्या होता, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया दोबारा पेपर कराने का, बहुत अच्छा है। ये पूरी तरीके से छात्रों के हित में ही है। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो ये छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती, बहुत ज़्यादा अहित होता। सरकार ने फैसला लिया, बहुत अच्छा लिया। हम स्टूडेंटों की मजबूरी समझी, हम मेहनत कर रहे हैं और सज़ा हम भुगत रहे हैं, मज़ा कोई और ले रहा है, तो वो भी तो नहीं अच्छा लगा। तो सरकार ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया कि पेपर अच्छे से आगे का पेपर ऐसे अच्छे से हो जाए, पेपर फिर लीक ना हो, हम लोग की मेहनत पे फिर पानी ना फेरे। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बीती 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता के उद्देश्य में ये निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाए। आदेश में कहा गया है कि इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो वो अपना नाम तथा पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्ति विभाग की ईमेल आईडी secyappooint@nic.in पर 27 फरवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो,
ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी। सरकार तो बाहर का करेगी, तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए DD न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए DD न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप DD न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के राजकोट की अपनी यात्रा में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहु विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो 5 और एम्स भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कई स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला कर वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। राजकोट में होने जा रहे समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि देश को एक साथ 5 और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित प्रोजेक्ट्स के साथ इन 5 नए एम्स में 4,040 बेड और 500 मेडिकल सीट होंगी। साथ ही इन शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिल सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा एम्स राजकोट का इधर आके वो लोकार्पण करेंगे। उसके साथ साथ 4 और एम्स हैं हमारी, जो हमारे से थोड़ी सीनियर भी हैं, उनका भी साथ ही में लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वो पुदुचेरी के कराईकल में जिपमेर के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में PGI-MER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का शुभारंभ और फिरोजपुर में PGI-MER के 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी PGI के संगरूर सैटेलाइट सेंटर को एवं फिरोजपुर के जो सैटेलाइट सेंटर को, दोनों को देश के लिए समर्पण करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी विजन और अपनी फुल निष्ठा के साथ
हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसके करके ये दोनों सेंटर आज पंजाब के रोगियों के लिए अब समर्पित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 115 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। वो देश भर में कई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही पुणे में निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया जाना है। पीएम मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वो 9000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। सड़क और रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री सुरेंद्रनगर राजकोट रेल लाइन के दोहरीकरण, पुराने NH8E के भावनगर तलाजा को 4 लेन बनाना और NH751 के पिपली भावनगर पैकेज 1 का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही NH27 के सामाखियाली में संतालपुर खंड तक 6 लेन की पक्की सड़क की आधारशिला भी रखेंगे। एम्स राजकोट के अलावा 4 और नए एम्स प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खास करके अगर राजकोट एम्स की बात करें तो यह पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर होगी कि उन्हें इलाज के लिए राजकोट से बाहर नहीं जाना होगा। क्या नाम है, ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, राजकोट। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस रिपोर्ट के साथ, जिसमें गत दिनों मेहसाणा और नवसारी में हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका और राजकोट दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ओखा और भेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज यानी कि सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आप देखिए इस रिपोर्ट को, दीजिए हमें अनुमति। न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बेट द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। द्वारका में जहां भगवान श्री कृष्ण राजा के तौर पर विराजमान हैं, तो वहीं बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। यह भगवान का रानीवास बोला जाता है। यह भगवान का घर है। यहाँ भगवान रानियों के साथ में रहते हैं। यह 5000 साल पुराना मंदिर है। यह मूर्ति है वो रुक्मणी जी ने बनाया हुआ मूर्ति है। हाँ, 5000 साल के ज्यादा पुरानी यही मूर्ति रेत का बना हुआ है। जंगल में बैठ के रुक्मणी जी ने बनाया हुआ यही मूर्ति है। रविवार का दिन देशवासियों के लिए इस मायने में भी विशेष होगा क्योंकि द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सदियों से श्रद्धालुओं को नाव से यहां आना पड़ता था, लेकिन अब ये यात्रा शीघ्र और सुगम होगी। साल 2017 में प्रधानमंत्री ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 978 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और ये सौर ऊर्जा से प्रकाशित रहेगा। सुदर्शन पुल विरासत और विकास का नायाब नमूना है। आधुनिकतम तकनीक के साथ ही गीता के श्लोक से ये पुल सुसज्जित है। सुदर्शन सेतु प्रधानमंत्री के विजन के तहत बनाया गया है। विकास और विरासत का सबसे बड़ा नमूना ये सुदर्शन सेतु ब्रिज है। सुदर्शन सेतु ब्रिज महाभारत, रामायण, गीता, खासतौर पे गीता के श्लोक से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की सभी टेक्नोलॉजियों के उपयोग से बना हुआ ब्रिज है। मेरे देश के युवा जब ये ब्रिज से पसार होंगे तो उन्हें भविष्य में और आज के युग की टेक्नोलॉजी का भी अंदाजा आएगा और मेरे देश की संस्कृति और खासतौर पे गीता के पाठ भी पढ़ने मिलेंगे। सुदर्शन सेतु किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारका पहुंच रहे हैं और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे और इसके साथ ही ये सुदर्शन जो सेतु है उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो सिग्नेचर ब्रिज है वो भारत का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी
गुजरात आ रहे हैं, द्वारका आ रहे हैं, तो द्वारका जो है वो दुल्हन की तरह सजी है। और क्यों ना हो, हमारे सबके प्रिय नेता आ रहे हैं। एक नया पुल जो है वो बन के रेडी है और बहुत बढ़िया नजारा है, लाइटिंग से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका स्थित द्वारका धाम में भी द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2024 को जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों में 4153 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाली 5 विकास परियोजनाओं समेत कुल 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन देवभूमि द्वारका में किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारका में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर राजकोट के लिए प्रस्थान करेंगे। द्वारका से नीरज सिंह और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।